हेलो, हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। और बताइए कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी है, तैयारी कैसी है। क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत सुनने में आ ही रहा होगा कि एग्ज़ाम की डेट जो है आपको बहुत जल्दी देखने को या सुनने को मिल सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एग्ज़ाम की डेट से आपको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। एक थोड़ा सा हो जाता है, हमारी तैयारी अफेक्ट तो होती ही है डेट सुन करके। तो आपकी जो डेट है उसको बहुत ज़्यादा आपको लेकर के एकदम सीरियस या आप ये सीरियस तो होना ही है, बट आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है ना। तो आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ फिर से करते रहिए। इधर मेरी कंटिन्यूटी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि मैंने बताया आपको टेक्निकल इश्यूज़ हो गए हैं थोड़ा सा, उनको हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं कि ठीक हो जाए चीज़ें। तो जैसे ही ठीक होती हैं हम डेली मिलेंगे आपसे फिर, ठीक है। और डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे साथ में और पढ़ाई भी अपनी करेंगे। कंटेंट मैं कब से कह रही हूँ कि कुछ कंटेंट हम करेंगे बट वो हो नहीं पा रहा है, उसके लिए वेरी सॉरी। बट जैसे ही थोड़ा चीज़ें ठीक होती हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें आपको मिले। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इसके पहले हमने 27 पूरे कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे है, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको होम साइंस के एग्जाम में वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो वीडियो है वो आपको TGT, LT, JIC ये जितने भी एग्जाम है आपके होम साइंस के वो सभी में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत थैंक यू कि जो है हम लोग 500 लोग हो चुके हैं। और ठीक है, वैसे कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का या बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का कोई ऐसा जो है या टारगेट या कोई ऐसा एम नहीं है। बट ठीक है, बिना कहे ही इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देख करके। तो मैंने सोचा एक थैंक यू तो आप लोगों को बनता ही है। और थैंक यू सो मच कि अब हम लोग जो है 500 हैं और देखिए आगे हम लोग कितने 100 होते जाते हैं। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है ना। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो सबसे पहला है कि जो जूट की खेती होती है वो होती है। तो जूट की खेती किसमें होती है? सर्द वातावरण में या उष्ण एवं नम वातावरण में या उपर्युक्त तथा ए तथा बी दोनों। तो जो आपकी जूट की खेती होती है मतलब कि जो जूट की हार्वेस्टिंग करी जाती है वो आपकी करी जाती है किसमें? उष्ण एवं नम वातावरण में। एक सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के रेशों से तैयार किए जाते हैं परिधान हेतु वस्त्र, बोरे, रस्सियां एवं टाट एवं चटाई या उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता ही है कि जो बोरे और रस्सियां, टाट, चटाई ये सब चीजें होती हैं ये सब इनसे तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का रेशा है वानस्पतिक रेशा, प्रोटीन रेशा, मानवकृत रेशा या संश्लेषित रेशा। ये बात भी आपको पता है कि कैसा रेशा है ये? एक वानस्पतिक रेशा है ये, ठीक है। फिर है कि जूट के रेशों से क्या बनाया जाता है? मोटे एवं खुरदरे वस्त्र बनाए जाते हैं, चिकने, कोमल एवं मुलायम वस्त्र बनते हैं, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वो डी होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जूट के रेशों से वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं बल्कि उससे वही क्या बोलते हैं रस्सियां बनाई जाती हैं, टाट, चटाई ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं ना, वस्त्र नहीं बनते हैं इससे। नेक्स्ट है, जूट के पौधे की लंबाई होती है 4 से 6 फीट, 10 से 12 फीट, 10 से 20 या 6 से 12। ये भी आपको पता ही होगा कि 6 से 12 फीट जो है जूट के पौधे की लंबाई होती है, ठीक है। फिर है कि जूट के रेशे छूने पर चिकने एवं मुलायम होते हैं, चिकने एवं कड़कीले होते हैं, रूखे एवं कड़े होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जूट के रेशे आपके होते हैं वो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं पर क्या होते हैं? कड़कीले, मतलब थोड़े से रफ होते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा जूट का रेशा। नेक्स्ट है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था तो आपको पता है कि कहाँ होता है? बांग्लादेश में। अगर भारत में पूछागा तो हम वेस्ट बंगाल बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, कंघी करने से मतलब कॉम्बिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो रेशों को बनाते समय कॉम्बिंग प्रक्रिया किया जाता है तो उसमें कि रेशे सुलझाकर सीधे एवं समानांतर हो जाते हैं, रेशे की चमक बढ़ जाती है, रेशों की पेक्टिन हट जाती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बात बिल्कुल पता है कि रेशे सुलझ कर कैसे सीधे और समानांतर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे रेशे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे सुलझ करके, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट है, लिनन के रेशे का रंग होता है, लिनन की बात आ गई, ठीक है। सफेद होता है, नीला होता है, भूरा होता है या हल्का पीला यानी कि लाइट येलो होता है। तो जो रेशे का रंग होता है लिनन के वो कैसा होता है? हल्का पीले कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिनन की सफाई एवं धुलाई करना सरल होता है क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% यानी कि 20% तक बढ़ जाती है, या भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% तक कम हो जाती है, या भीगने के बाद इसकी मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या लिख रखा है कि धुलाई करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं आप? क्या हो जाता है? धुलाई करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी जो मजबूती होती है वो क्या होती है? 20% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इस वजह से हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20% तक इसकी जो मजबूती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ना कि घटती है। नेक्स्ट है, जूट के रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं?
तने से या फूल से या पत्ती से या जड़ से? तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है? तने से रेशा प्राप्त होता है, किसका? जूट का। फिर है कि लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है, ये आपका टीजीटी में भी आया था, इस बार भी आया था और इसके पहले जो हुआ था एग्जाम उसमें भी आया था। कपास के बीज से, सन के तने से, या फिर अनानास की पत्तियों से, या फ्लैक्स के तने से? तो आपको पता है कि फ्लैक्स के तने से जो लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से हम लोग कपास का रेशा प्राप्त करते हैं, सन के तने से हम लोग वही जूट वाला रेशा प्राप्त करते हैं, और अनानास की पत्तियों से आपका ये वाला जो होता है रेशा, कौन सा? पिना, है ना, पिना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस में, स्विट्जरलैंड में, आयरलैंड में या भारत में? तो विश्व की बात हो रही है, ठीक है। तो लिनन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? हमारे रूस में होता है, ठीक है। फिर है कि लिनन की भूमि कहा जाता है, किसको कहा जाता है लिनन की भूमि? मिस्र को, आयरलैंड को, रूस को या भारत को? तो जो लिनन की भूमि कहा जाता है, यानी कि लिनन जहाँ से बहुत सबसे पहले मतलब उत्पादित किया गया था, वो कहते हैं उसको, किसको? मिस्र को कहते हैं, ठीक है। और कपास का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं, ठीक है। और और रेशम का किसको बोलते हैं? चीन का। ये आपको बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म के लिनन का उत्पादन होता है अमेरिका में, मिस्र में, पाकिस्तान में या आयरलैंड में? तो यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम किस्म की बात हो रही है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म में हम क्या करेंगे? जो आयरलैंड आपका है वहां पर बहुत अच्छे क्वालिटी का लिनन का जो उत्पादन किया जाता है या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, सफेद फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किससे होती है? जो आपके नीले फूल वाले पौधे होते हैं उनसे सबसे सर्वोत्तम कोटि के, मतलब अच्छे कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, लिनन के छोटे रेशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिलामेंट, स्टेपल, टो या लाइन? तो जो लिनन के छोटे रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको लाइन बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसी में टिक लगाइए, टो कहते हैं, ठीक है। और बड़े जो लंबे होते हैं उनको लाइन कहते हैं, और बाकी जो भी रेशे बहुत लंबे होते हैं उनको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, मतलब जितने लंबे लंबे रेशे होते हैं, आपका जैसे रेशम हो गया तो फिलामेंट वाले उसमें आता है। बाकी आपका कपास है, लिनन, ये सब जो होते हैं ये सब स्टेपल फाइबर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, लॉन्ग क्लॉथ तैयार किया जाता है, तो किससे तैयार किया जाता है? सादी बुनाई यानी प्लेन वीविंग से, ट्रिल वीविंग से, या बास्केट बुनाई से, या उपरिक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो लॉन्ग क्लॉथ तैयार किया जाता है वो किससे? सादी बुनाई से आपके, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि कपास के रेशों पर एक रक्षात्मक कोटिंग पाई जाती है, वह कोटिंग होती है, कपास के रेशों की बात हो रही है, तो किसकी? प्रोटीन की होती है, वसा की होती है, या मोम की होती है, या फिर डी की होती है? तो इसमें जो कोटिंग पाई जाती है वो कैसी होती है? मोम की कोटिंग होती है, ठीक है। इस वजह से हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कपास के रेशों पर स्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है, स्थैतिक विद्युत प्रभार नहीं बनता, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? जो कपास के रेशे होते हैं उसमें विद्युत प्रभार जो होता है वो नहीं बनता, इस वजह से हम किसके साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो नहीं होते हैं, इस वजह से बोल रहे हैं कि विद्युत प्रभार नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट है, अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी। फिर कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक होती है, बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपको ये आ ही रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आप करेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही, आप इसको बताएंगे कि कौन सी मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। फिर है कि कपास का पौधा होता है द्विवर्षीय होता है, छमाही होता है, बहुवर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है? द्विवर्षीय का मतलब 2 वर्ष का, छमाही मतलब 6 मंथ का, और बहुवर्षीय मतलब कई सारे वर्ष का, या एक वर्षीय आपको समझ रहे 1 वर्ष का? तो जो कपास का पौधा होता है वो कैसा होता है? 1 वर्ष में बनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 1 वर्ष में इसकी पूरी हार्वेस्टिंग और पौधा रहता है और उसमें निकाला जाता है, मतलब कपास को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कंघी करने से कपास के बीज अलग हो जाते हैं, समान लंबाई के रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, छोटे रेशे लंबे हो जाते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें कंघी करने से आपको पता ही चल गया होगा, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई लेकिन कंटेंट और एक पूछने का तरीका बस अलग है, बाकी बातें सेम ही है, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि समान लंबाई के रेशे जो होते हैं समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, इस वजह से कंघी करने से, मतलब कॉम्बिंग करने से हमारा ये फायदा है, तो बी आंसर के साथ जाएंगे, बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमी परीक्षण किया जाता है, ठीक है, रेशमी वस्त्रों पर, ऊनी वस्त्रों पर, लिनन एवं सूती वस्त्रों पर, या नायलॉन के वस्त्रों पर? नमी का नाम सुन के आप समझ गए होंगे, ये हमारा वेजिटेबल फाइबर है जो आपका वानस्पतिक रेशे, लिनन और सूती वस्त्रों पर हम नमी परीक्षण करते हैं, तो सी के साथ जाएंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है, अभी मैंने आपको बताया था, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो जो हमारा भारत है वो आपका कपास के रेशे का उद्गम स्थान है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर इसके बाद एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट हमारा कि ढाका की मलमल का निर्माण होता था कपास के रेशों से, सिल्क के रेशे से, या लिनन के, या फिर नायलॉन के?
ये क्वेश्चन भी अभी इसी बार टीजीटी में आया था 2021 में, ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपास के रेशों से ही जो आपका ढाका का मलमल बनाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, कपास के रेशों के साथ। फिर है कपास का उत्पादन, ओहो दोबारा से, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन का देखते हैं थोड़ा सा। कपास के उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान है अमेरिका, भारत, चीन, बांग्लादेश। देखिए अभी कुछ साल पहले तक तो यही था, अमेरिका आंसर इसका होगा, लेकिन अभी करेंटली कौन सा है ये मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं इसको नहीं कराऊंगी। अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या अहमदाबाद में? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले स्थापना करी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो कपास के रेशे हैं इनको हम लोग विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कपास का रेशा देखने में चमकीला, चिकना, सीधा, कड़कीला लगता है, चिकना चमकदार परंतु फुज्जीदार दिखता है, हल्का लंबा चमकदार एवं सुंदर दिखता है, भद्दा सख्त एवं खुरदरा एवं फुज्जीदार दिखाई देता है। तो आप ऑप्शन सही समझ गए होंगे कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि भद्दा सख्त खुरदरा एवं फुज्जीदार दिखता है। होता क्या है कि कपास के हम बाद में बहुत सारी प्रोसेसिंग उस पर करी जाती है, ब्लीचिंग करी जाती है, मर्सराइजेशन करते हैं, है ना, कैलेंडरिंग की प्रक्रिया करी जाती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जो हमारे पास जो पूरा फैब्रिक बन के आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन जब उसको डायरेक्ट करघे से उतारा जाता है तो वो कपड़ा जो होता है वो देखने में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है आपकी, यानी कि इलास्टिसिटी की बात हो रही है, रेशम के रेशों में, लिनन के रेशों में, कपास के रेशों में या ऊन के रेशों में? तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थता पाई जाती है किसमें? ऊन के रेशों में पाई जाती है। तो हम क्या जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कपास के रेशे ताप के कैसे होते हैं? अच्छे संवाहक होते हैं, कुसंवाहक होते हैं, ऊपरिक्त में से कोई नहीं, या फिर दोनों सभी? तो ये भी आपको पता ही है कि ए ऑप्शन होगा, अच्छे संवाहक होते हैं कपास के रेशे ताप के पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरीके से मैं लिख दे रही हूँ, अगर आपके पास जैसे आप जल्दी में देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आवाज लो करके किसी के सामने भी अगर आप बैठे हैं तो क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें आपको दिखता रहेगा कि ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, इस वजह से मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक रेशों के वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है। प्राकृतिक वर्ग की बात हो रही है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो ये जिसमें आपको चारों दिख रहे हैं, चारों नेचुरल फाइबर हैं, तो हम इसमें जो सर्वाधिक मजबूत रेशा होगा कौन सा होगा? वो कपास होगा। ये भी आपको पता ही है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कपास के जलने पर, इसमें जो ऑप्शन सही है मैं डायरेक्ट उसी पे जाऊंगी। जो आपका ये सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मतलब कि कागज जलने जैसी गंध आती है तथा राख जो होती है इसकी कैसी होती है? धूसर, हल्की रंग की, मतलब धूसर रंग की, हल्की एवं फुरफुरी सी होती है, ठीक है। तो अगर आपने देखा ही होगा कभी ना कभी कॉटन का कपड़ा अगर जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपका सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से, पौधे से, जानवरों से, प्रयोगशाला में तैयार करके। तो आपको ये बात भी पता ही है, चट्टानों से एस्बेस्टस फाइबर बनाए जाते हैं। पौधे से आपका लिनन और फाइबर, लिनन, कॉटन ये सब प्राप्त होता है। जानवरों से आपका वूल प्राप्त होता है, और प्रयोगशाला में तैयार करके आपका रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर है कि रेशों के पहचान के परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, बाह्यकृति परीक्षण, या वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, या स्याही परीक्षण। वस्त्र विदीर्ण का मतलब होता है कि कपड़े को फाड़ करके जो परीक्षण किया जाता है। कल हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने किया था रेयॉन वाला, कि जो रेयॉन को जब फाड़ते हैं तो उसके जो रेशे होते हैं वो पेड़ की टहनियों की शाखाओं के जैसे फैले हुए नजर आते हैं ना, सीधे बिल्कुल। और बाह्य आकृति का मतलब आप बाहर से देख करके पहचान जाओ कि अच्छा ये इस चीज़ का फाइबर है। जैसे आप कॉटन को देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको खुरदुरा और ठंडा ठंडा, आंखों को ठंडा टाइप की लगेगी, उससे हम जान जाएंगे कि बाह्य आकृति परीक्षण है। और स्याही परीक्षण आपको पता ही है, स्याही गिरा करके देखते हैं। फिलहाल हम अभी ऑप्शन के साथ जाते हैं। इसमें जो सबसे विश्वसनीय परीक्षण होता है वो कौन सा होता है? आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, ठीक है। माइक्रोस्कोप से जो हम देख करके टेस्ट करते हैं, इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वीडियो मुझे लगता है खत्म हो गई और हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए। तो चलिए, आपने इतनी देर तक देखा और सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम फिर से दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आज संडे था, हम लोग का सुपर संडे होना चाहिए था, बट ये पीपीटी तैयार हो गई थी, मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, अब सुपर संडे और ये सब हो या ना हो, बट आपकी क्वेश्चन और आपकी क्लासेस होनी चाहिए। और चलिए, आप लोग वीडियो देखिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो और नए क्वेश्चन और नई चीज़ों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मेहनत करने से देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नो डाउट। इसको मैं बिल्कुल बहुत श्योर होकर के कहूँगी। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और पूरा मन लगा के अपना पूरा टाइम दे रहे हैं किताबों में, तो किताबें भी आपको वैसा ही रिजल्ट देंगी जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए तो आप भी किताबों के और समय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलिए, ठीक है।
फिलहाल अब ठंडी आ गई, अब तो पढ़ने में आपको मन भी नहीं उबेगा। बढ़िया चाय कॉफ़ी के साथ एकदम चिल करके पढ़ाई करिए और मेहनत करने से मत भागिए, है ना। मेहनत को भी इंजॉय करना सीखिए और पढ़ाई को भी इंजॉय करिए। तो पक्का आप जैसा कुछ चाह रहे हैं वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। और बाकी चलिए, आप लोगों सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अभी से, और बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के लिए। चलिए फिलहाल सब लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे फिर भी नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर।